एक और तरह की पनिशमेंट होती थी जो सावरकर और उनके साथियों को जो है झेलनी पड़ी, जो कि थी रोप मेकिंग। तो उसमें क्या होता था, कोकोनट का जो छिलका होता था उसको छीलना होता था। हाँ जी। तो वो 2 पाउंड का आपको टारगेट मिलता था कि इसको आपको 2 पाउंड जो है इसका निकालना है, इसके रोप्स आपको बनानी है। कहते थे कि 1-1.5 पाउंड तक करने में लोगों के हाथ छिल जाते थे, खून आने लगते थे, ब्रूजेस आ जाते थे लोगों को। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जब रेवोल्यूशनरीज को रखा जाता था, ये मान के रखा जाता था कि अब इसके बाद ये जेल में रिवोल्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरह का अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, इनके अंदर जो स्पाइन रहेगी वो टूट जाएगी और दिमाग के एक डिस्पेयर में चले जाएंगे, जिससे इनको पता चलेगा कि काला पानी क्या है। सावरकर के जैसे आपने कहा पैरों में बेड़ियां बांधी है, उनके वो एक डॉग टैग लगा होता है उनके गले में, उसमें डी लिखा होता है। इनको दस्त हुई भी होती है, इनको बुखार चढ़ी भी होती है, और फिर भी उनको भरी धूप में उनको वो कोल्ड प्रेस फिर भी कराए जा रहे जब तक वो नीचे नहीं गिर जाए। ये कितनी सच है? नमस्ते अप्रतिम भाई, आपका स्वागत। नमस्ते। आपका स्वागत है आणविक शिकी विद सात्विक पे। थैंक यू सात्विक। एक बस स्पेशल थैंक यू टू आशीष भैया, जिन्होंने अपनी ये स्टूडियो हमें दी है। बहुत ही वेल इक्विप्ड स्टूडियो है, और हमेशा मेरे को एकदम दिल खोल के जब भी मुझे चाहिए तब दे देते हैं मुझे। सो थैंक यू आशीष भैया। थैंक यू आशीष भैया। तो चलिए, आज थोड़ा सीरियस टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसी बातें मुझे जाननी है जो थोड़ा सा हमें एक पर्सपेक्टिव दे सकती है हमारे वीर सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर। तो इनकी जो लाइफ है जो अरेस्ट हुआ इनका लंदन में, वो लगभग सबका एक कंसेंसस है। तो उन्होंने जो स्वदेशी मूवमेंट में फर्ग्यूसन कॉलेज में जो उन्होंने जो कपड़े जला दिए थे, फिर तिलक जी जो थे उधर प्रेजेंट, ये सारी कहानी, फिर वो इंडिया हाउस जाते हैं, इंडिया हाउस में जो उधर वापस अपनी सीक्रेट सोसाइटी ग्रो करते हैं, वो सब मालूम है। फिर मदन लाल ढींगरा जी, एवरीवन। पर उसके बाद में जो एक बहुत पॉपुलर सीन है, वो बोट से उतरते हैं। इनफैक्ट मूवी में, हाँ मूवी, इनफैक्ट 2 मूवीज, एक बहुत पुरानी मूवी है, वो भी बहुत फेमस है, और एक जो अभी रिसेंटली रणदीप हुड्डा की आई है, वो भी बहुत फेमस है। उन दोनों में ये सीन काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है कि वो वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम में वो जो एक राउंड विंडो होता है उसका कांच तोड़ते हैं, उसमें से कैसे स्ट्रगल करके निकलते हैं, और फिर बहुत लंबी एक स्विम करके वो फ्रांस पहुंचते हैं। उनको ये होप लगता है कि फ्रांस वाले शायद इन्हें अरेस्ट कर ले, फ्रांस की टेरिटरी है तो ब्रिटिशर्स शायद उनका हक नहीं रहेगा, वो बच जाएंगे। ये हमें एक जनरल पता है। मैं एक बुक पढ़ रहा था रिसेंटली, रिवॉल्यूशनरीज, उसमें मुझे एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ी कि मैडम कामा जी, जो इनके साथ क्लोजली काम करती थी, वो कुछ मिनट बाद ही उधर पहुंची, जब तक ब्रिटिशर्स वापस उन्हें ले गए अपने साथ। नहीं तो ये हिस्ट्री की कोर्स शायद बहुत अलग होती, पर हिस्ट्री वैसी थी नहीं रियलिटी में। फिर उन्हें इंडिया ले जाता है, फिर उन्हें काला पानी में रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है। अब इधर इनकी जो ये एक स्ट्रगल है, राइट फ्रॉम दिस स्विमिंग स्ट्रगल, मतलब इनका ये हाईलाइट है इनकी लाइफ का, राइट। ये चीज मुझे जाननी थी कि इनके एक्चुअल स्ट्रगल रियल वे में क्या थी, इनकी जो टॉर्चर इन्होंने सही, एवरीथिंग। तो स्विमिंग वाले इंसिडेंट से शुरू करें? अच्छा ठीक है, प्लीज। तो स्विमिंग इंसिडेंट के भी पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है, जो डेविड गार्नेट की किताब है द गोल्डन एको, उससे हमको पता चलता है कि सावरकर जब लंदन में वो अरेस्ट हो जाते हैं तो उनको एक जेल में रखा जाता है। जब उनको दूसरे जेल में स्थानांतरित कर रहे होते हैं तो डेविड गार्नेट उनसे मिलने आते हैं और उनको प्लान बताते हैं कि आपको जो है हम ब्रिक्सटन गोल या एक जगह वहां जा रहे होते हैं, तो वहां से हम आपको, आप जब गाड़ी में बैठ रहे होंगे तभी हमारी गाड़ी आएगी और आपको वहां से लेके चली जाएगी। ओके। तो ये चीज जब वो दिन आता है तो सावरकर जाते हैं, वो कार आती है लेकिन उनको एस्केप नहीं करा पाती है, तो वो प्लान फेल हो जाता है। तो डेविड गार्नेट आके अपोलोजाइज करते हैं, तो सावरकर तब कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरे पास और भी प्लान्स हैं एस्केप करने के। और फिर फास्ट फॉरवर्ड
मार्सेल्स की धरती पे जब शिप आपकी जो है डॉक होती है, कोलिंग के लिए उसको रखते हैं शिप को कि 2 दिन की कोलिंग उसकी रहती है। तो अगले दिन सुबह जब 6 बज रहे होते हैं तो सावरकर से पूछा जाता है कि कितना समय हो रहा है। तो पुलिसमैन जो उनके इंचार्ज लगे थे तो वो पूछते हैं कि समय कितना हो रहा है, तो बताते हैं 6 बजे। और फिर उनको नींद नहीं आती, 6:30 बजे सावरकर बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं वॉशरूम, ठीक है। तो उनको ले जाते हैं वाटर क्लोजेट के पास, और जो पुलिसमैन होता है वो उसको एक और पुलिसमैन को बोलता है कि आप बाहर खड़े रहो, निगरानी करो। सावरकर जाते हैं अंदर, मुश्किल से 1-2 मिनट होते हैं और पुलिसमैन बार बार नीचे से झांक रहा है कि चप्पल है सावरकर की दिख रही है, और ऊपर से भी देख रहा होता है, तो अभी तक कुछ नहीं था। फिर एकदम से ग्लास पेन के टूटने की आवाज आती है और उसमें से सावरकर आधे निकल चुके होते हैं, और पुलिसमैन देख के घबरा जाता है और वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजा खुलता नहीं है। तो फिर सावरकर नदी में छलांग मारते हैं, और जो डिस्टेंस होती है पोर्ट होल जो रहता है और जो आपका क्वे रहता है, जो लैंड एरिया है ना, तो वो 10 से 12 फीट की डिस्टेंस रहती है मुश्किल से। ओके, एक सेकेंड। आप पहली बात तो जो आपने वो कहा डॉक हुई हुई शिप है, हाँ हाँ, मूवी में हम लोग ने ये नहीं देखा है। हाँ करेक्ट, मूवी में हम देखते कि तट दिख रहा है बट तट बहुत दूर है शिप से, और शिप अपने डायरेक्शन में जा रही है अपने रास्ते, और वहां से वो एक बहुत स्ट्रगल करते हैं, काफी लंबी स्विम करते हैं इन द कोल्ड वाटर। हाँ हाँ, ये बताया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि 10 से 12 फीट दूर है जी। तो शिप रुकी हुई है, मतलब ये एक सेकेंड, ये तो पूरा कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर है, ये क्या है? हाँ, तो एक किताब आती है सावरकर जी की, मतलब बायोग्राफी रहती है वो। अच्छा, खुद की लिखी हुई? खुद की लिखी हुई, ये तो सूडोनेम रहता है चित्रगुप्त नाम से, और किसने लिखी है अभी भी इस पे कंटेंशन है। ओके, ठीक है, तो वो बहुत अर्ली आ जाती है, लाइक 1924-5 के आसपास वो आ जाती है। आई थिंक 1923 में आ जाती है, बिकॉज भगत सिंह वगैरह नहीं पढ़ी थी वो। तो 1923 में वो किताब में सावरकर के बारे में लिखा जाता है कि वो, मतलब जो आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया कि 10-15 मिनट वो स्विम करते हैं ऐसा, और फिर वो तट पे पहुंचते हैं, और पूरा उसके अराउंड जो लेजेंड क्रिएट होता है कि 20-40 पुलिसमैन जो है उनके चेज में लगते हैं और गन फायरिंग होती है, और फिर भी सावरकर जो है भागते हैं और वो एक फ्रेंच पुलिसमैन के पास पहुंचते हैं। तो जो फ्रेंच पुलिसमैन रहता है वो इनकी भाषा नहीं समझ पाता सावरकर की, तो वो उनको हैंड ओवर कर देता है वापस से ब्रिटिश पुलिसमैन को। तो सावरकर का जो प्लान होता है कि वो असाइलम मांग लेंगे, या मतलब फ्रेंच धरती पे ही अरेस्ट हो जाएंगे, वहीं की जेल में एक फेयर ट्रायल होगा, एक एक्सपेक्टेशन थी, वो भी फुलफिल नहीं हो पाती। और साथ साथ जो उनका एक दूसरा प्लान था, जिस प्लान को अंजाम दे रहे थे मैडम कामा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, वीवीएस अय्यर, ये इनको जिस टाइम पे पहुंचना था इससे इनको थोड़ा लेट हो जाता है। आई थिंक कुछ ट्रेन वगैरह का इशू रहता है, और फिर वहां से कार करके इनको आना होता है, तो वो सब में थोड़ा टाइम लग जाता है इनको, तो ये 15 मिनट लेट पहुंचते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि सावरकर की लाइफ का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहीं से चालू हो जाता है कि अब इसके बाद काफी चीजें सावरकर के लिए बिल्कुल भी लाइफ में वर्क नहीं करेंगी। ये यहीं से उनके प्लान फेल होना चालू हो जाते हैं लाइफ के हर तरह के। ओके, ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द काला पानी साइड, क्योंकि आपने जैसे कहा कि उनकी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट शुरू होता है जहाँ पे उनकी बैड लक बोल सकते हैं, हाँ, जहाँ पे जो भी वो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं वर्क कर रहे हैं उनके हिसाब से। और मतलब जो एक मैं ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना इनका एक पहले प्री काला पानी जो टाइम था, या प्री लंदन अरेस्ट जो एक टाइम था, वो ऐसा था कि इन्होंने बहुत सीक्रेट सोसाइटीज़ बना ली, अभिनव भारत अच्छे से एस्टैब्लिश कर लिया, लोगों में फैला ली अच्छे से, बहुत सारे नए जो रिवॉल्यूशनरीज थे, नए क्रांतिकारी थे, उनको इंस्पायर करके उनको ट्रेन कर दिया। पर अब ये काला पानी जा चुके हैं, आउटसाइड द मेन लैंड इंडिया, मेन स्ट्रीम इंडिया जी। काला पानी इसलिए काला पानी भी कहा जाता था क्योंकि वहां से मुश्किल से लोग जिंदा रह पाते थे और वापस आ पाते थे। मतलब बेसिकली ये एक परसेप्शन था। अब इनकी दो एस्पेक्ट्स मेरे दिमाग में जो आ रही है वो है कि एक तो इनकी स्ट्रगल मुझे जाननी थी डेप्थ में, जो आपने मुझे कहा कि आपको बहुत कुछ पता है इसके बारे में, और दूसरी कि अब ये सावरकर का लेजेंड बस इसलिए रह गया कि इनकी जो अब अरेस्ट होने के पहले जितनी कंट्रीब्यूशन थी उधर ही थी, कि क्या मतलब इनकी अभी खत्म हो गई कहानी, ये कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे
इन काला पानी या काला पानी के अंदर भी वो बहुत सारे उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं आगे, जिसपे हम आने वाले हैं। तो ये सब मेरी क्यूरोसिटीज हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं। पहले चलते हैं उनके स्ट्रगल्स पे, सो लेट्स गो देयर। तो मेरा तो ये मानना है कि सावरकर की लाइफ की जो ट्रैजेक्टरी इसके बाद रहती है, या इवन जो पोस्ट आर इंडिपेंडेंस जो उन पे एलिगेशन धीरे धीरे लगना चालू हुए, या कह लीजिए 90s में जो एकदम से काफ़ी उनके मर्सी पेटिशंस निकाले गए, और बाद में जो कांग्रेस वगैरह से जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनके ऊपर, तो मुझे लगता है कि अभी भी सावरकर कहीं ना कहीं उसी काला पानी में कैद हैं। ओके जी। तो सावरकर काला पानी में आते हैं 1911 में जून के महीने में, और पहले ही 15 दिन में उनको वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा सुना दी जाती है कि आप 6 महीने एक होल में रहेंगे। मतलब उसका एक दरवाजा होता था बाहर से, मतलब जो बाहर से बंद रहता था, उसमें सावरकर को रखा जाएगा और खाना बस नीचे से उनको जो है दिया जाएगा, और सूर्य की किरण भी बहुत सही से वहां नहीं पड़ेगी, और उसी अंधेरे में आपको 6 महीने गुजारना है। और अगर आपको कुछ ऐसे नेचर कॉल वगैरह आती है तो एक उसका स्टिपुलेटेड टाइम है जब आप कर सकते हैं, जब आपको उसकी फैसिलिटी मिलती है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको करना है रात में जैसे लग गई या कुछ, तो यू हैव टू डू इट देयर ओनली। ओके। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जब रेवोल्यूशनरीज को रखा जाता तो ये मान के रखा जाता था कि अब इसके बाद ये जेल में जो रिवोल्ट नहीं करेंगे, किसी भी तरह का अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, इनके अंदर जो स्पाइन रहेगी वो टूट जाएगी, और ये काफी मतलब दिमाग के एक डिस्पेयर में चले जाएंगे, जिससे इनको पता चलेगा कि काला पानी क्या है। ओके, तो बेसिकली उनकी हिम्मत तोड़ना, उनका निश्चय तोड़ना जी, और एक तरीके से उनको अभी अपने जो आदेश जो ये पालन नहीं कर रहे थे उनको पालन करवाना, बेसिकली करेक्ट, ये उनका गोल होता है। जी। तो आज भी यूएस के कई जेल्स में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी जाती है, और उस पे कई डॉक्यूमेंट्रीज या बुक्स लिखी जा चुकी हैं। जैसे एक किताब में पढ़ रहा था एक दिन, हेल इज अ वेरी स्कैरी प्लेस। तो उसमें केवल प्रिजनर्स अपनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कहानियां सुना रहे हैं। वो इतना हार्ट रेंचिंग टेल होती है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, 6 महीने तक आप किसी को देख नहीं सकते हो, अंधेरा पूरे टाइम आपके मन में भी है, सामने भी है, और सूर्य की किरण नहीं आ रही है। खाना जो मिल रहा है, एक खाने की भी खुशी होती है कई लोग को, वो भी उससे वंचित रहते हैं क्योंकि खाना अच्छा नहीं मिलता है, बहुत कम खाना मिलता है, और खाने में कीड़े होते हैं। और पानी भी सॉल्टी है, वहां का पानी भी अच्छा नहीं है, तो पेट भी खराब हो जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में सबका। और बेरली एक हफ्ते में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इतना किसी को भी तोड़ सकता है कि वो सारी अपनी विल त्याग दें जो रिवोल्ट करने की है सत्ता से। लेकिन सावरकर को ये पनिशमेंट आते ही पहले 6 महीने में 6 महीने की मिल जाती है। अच्छा जी। okay. तो जुलाई में सावरकर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आते हैं। सितंबर में वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे को पिटीशन लिखनी है, और वो कुछ पिटीशन लिखते हैं जिसका हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल नहीं, बट उनके जेल हिस्ट्री टिकट में ये पाया गया है कि उन्होंने एक पिटीशन लिखी, और यहां से वो रिहा होते हैं 1912 के जनवरी 15 को। अब सावरकर जैसे ही निकलते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से, आप एक्सपेक्ट ये करोगे कि सावरकर अब एकदम डोसाइल हो जाएंगे, एकदम टेम्ड, जिसको कहा जाता है कि अब ब्रिटिश के पालतू हो जाएंगे, जैसा कि पोर्ट्रे किया जाता है बाहर। ओके। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सावरकर अब जो साथी प्रिजनर्स हैं उनके साथ लेटर से व्यवहार करने लगे, वार्डर्स के थ्रू। जो कुछ वार्डर्स थे जो इनके प्रति थोड़ा संवेदना रखते थे, तो उनके थ्रू ये लेटर्स वगैरह एक्सचेंज करते थे एक दूसरे प्रिजनर्स से। तो इसके लिए इनको एक बार पकड़ लिया गया, उस पे भी इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई वापस से 11 जून 1912 से लेकर 11 जुलाई 1912 तक एक और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 1 महीने की। 6 महीने की ऐसे ही बहुत ही ब्रेकिंग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब विद इन 1 साल, अभी 1 साल नहीं हुआ है सावरकर का जेल में, और उनको दूसरी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया 1 महीने की। अब जब वो जुलाई में निकलते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से, आपको लगेगा कि अब वो लेटर लिखना
बंद कर देंगे या कुछ भी करना बंद कर देंगे, अब शांति से बैठ जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, अभी भी वो लेटर्स एक्सचेंज करते हैं निकलने के बाद। अच्छा, ओके। हाँ, 1 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, हम तो बस पढ़ रहे हैं, वो जी रहे हैं उसको, और उसके बाद निकल के ये विल दिखाना कि वो अभी भी लेटर्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अब फिर जब ब्रिटिश जो उनकी सेल चेक करती है तो उसमें से फिर से लेटर निकल जाता है। अच्छा, तो अब की बार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं डालते, अब एक और तरह की पनिशमेंट देते हैं उनको स्टैंडिंग हैंडकफ्स की पनिशमेंट देते हैं कि ऊपर से ऐसे बंधा होगा और ऐसे आप करके खड़े रहोगे हफ्ते भर। अच्छा, हाँ जी। बाप रे। और वैसे ही सोते थे, उसी में जागना होता था, उसी में सोना होता था। अगर नेचर कॉल टाइम से नहीं आई तो वहीं करना होता था। ओके। और उसी स्टिंक में रहना पड़ता था। और मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे वो रहती थी, एक ड्यूरेशन रहता था उसका, लेकिन जो रिलैक्सेशन मिलता था वो केवल खाने और ये सब के लिए मिलता था। तो बहुत ही टॉर्चरस आप कह लीजिए वो वीक गुजरता था। इट वाज अगेन से वेरी, मतलब एक अंडमान स्पेसिफिक पनिशमेंट आप उसको कह सकते हैं कि जैसे काला पानी का एक आपको ट्रेलर मिल जाता है इससे कि काला पानी कितना डेंजरस था। अब ये जो स्टैंडिंग हैंडकफ्स रहते हैं ये 17 सितंबर 1912 तक इनको रहते हैं, 10 सितंबर से 17 सितंबर 1912 तक। अब सावरकर के साथ क्या होता है कि सावरकर अभी भी लेटर्स एक्सचेंज करते रहते हैं। अच्छा, अब छूट गए उसके बाद में भी सेम काम कर रहे हो? हाँ, अभी फिर सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो नोट है, एक कॉन्विक्ट का नोट जो है सावरकर के पास फिर मिल जाता है। अब उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में वापस डाला जाता है, और ये कब होता है? 23 नवंबर 1912 से 23 दिसंबर 1912 तक। अच्छा, वापस एक महीना। तो लगभग आप कह लीजिए 1.5 साल पूरे हो चुके हैं सावरकर के जेल में, 3 बार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 8 महीने तो उन्होंने उधर ही निकाले जी, और स्टैंडिंग हैंडकफ्स भी इनको मिल चुके हैं। ओके। अब क्या होता है कि एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है स्टोरी में, ये है नानी गोपाल। इसने एक बंगाल में एक ब्रिटिश ऑफिसर पे बम फेंक दिया था। ये 16 साल का लड़का रहता है। अच्छा। हाँ, और इसको पॉलिटिकल प्रिजनर्स की कैटेगरी में नहीं रखा जा रहा था। तो इसको वो सारी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो एक थोड़ी बहुत भी डिसेंसी शो करी जाती, जो ऑर्डिनरी प्रिजनर्स को एकदम भी नहीं शो करी जाती, वो भी इसको नहीं मिल रही थी। तो इसने हंगर फास्ट जेल में स्टार्ट कर दिया। ओके। और वो हंगर फास्ट चलता है तो उसको मनाया जाता है हर एंड से कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम बहुत छोटे हो अभी, तुम्हारी बहुत उम्र है। तो ब्रिटिश को जब लगता है कि ये नहीं मान रहा है तो इसको एक और जेल में ट्रांसफर कर देते कि हो सकता है सीनियर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है इन्होंने इन्फ्लुएंस किया हो इसको। अच्छा। तो इसको अलग जेल में रख देते हैं। तो वहां पे भी उसको 2 महीने तक रखते हैं, वहां पे भी वो अपनी हंगर फास्ट नहीं छोड़ता है। ओके। तो उसको वापस लाते हैं तो एकदम स्केलेटन हो चुका होता है और लगता है कि ये कभी भी इनकी जान जा सकती है। तो सावरकर उसकी स्थिति देख के बहुत व्यथित होते हैं। अब नानी गोपाल हंगर फास्ट इतना लंबा कर देता है कि जो सीनियर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इनको भी लगता है कि अब कुछ गलत हो रहा है और हमको स्ट्राइक करनी चाहिए। तो सावरकर भी स्ट्राइक में शामिल हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि नानी गोपाल ऐसे तो नहीं मानेगा, मैं भी हंगर फास्ट कर देता हूं। तो सावरकर, जो कि एक बहुत रैशनलिस्ट प्रिजनर वहां माने जाते थे, जो बाकी दिनों में तो अथॉरिटीज को बिल्कुल भी खुद से पोक नहीं करते थे, है ना, जो एक वो कहते हैं कि मैं एक गोल्डन मीन फॉलो करता था कि अगर मैं खुद से कभी प्रोवोक नहीं करूंगा किसी को, ना ही खुद से कोई गलत काम करूंगा, मैं बस अपना जो मुझे कंडक्ट रखना है मैं वो रखूंगा और एक डिसेंट कंडक्ट से मैं हो सकता है जेल से छूट जाऊं। लेकिन जब वो हंगर फास्ट करते हैं तो पूरी अटेंशन सावरकर पे चली जाती है और 3 दिन में नानी गोपाल फाइनली अपना हंगर फास्ट ब्रेक कर देता है और सावरकर भी साथ साथ उसके हंगर फास्ट ब्रेक कर देते हैं। तो आई थिंक 2 जनवरी को हंगर फास्ट ब्रेक करते हैं, लेकिन इसकी उनको पनिशमेंट मिलती है कि 2 वीक तक उनको फेटर करके जो है पैर में जो है बेड़ियां बांध के ऐसे खड़े खड़े उनको रहना पड़ेगा। ओके। ओके जी, ठीक है। तो अब आगे है, क्योंकि एक जो बहुत ज्यादा एक तरीके से मेरे दिमाग में जो सीन इनग्रेन्ड है वो है कि वो जो कोल्ड प्रेस की जो एक मशीन होती है जो वो पूरे टाइम घुमाते रहते हैं, तो सावरकर के जैसे आपने कहा पैरों में बेड़ियां बांधी है और उनके वो एक डॉग टैग लगा होता है उनके गले में, उसमें डी लिखा होता है
और इनको दस्त हुई हुई होती है, इनको बुखार चढ़ी हुई होती है, और फिर भी उनको भरी धूप में, एकदम तपती हुई धूप में उनको वो कोल्ड प्रेस फिर भी कराए जा रहे जब तक वो नीचे नहीं गिर जाए। नीचे गिर जाएंगे तो वापस उन्हें उठाकर जो मुस्लिम जेलर होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी में। सो ये वाली चीज़ें मैंने सुनी है, ये कितनी सच है, ये कब होता है, ये होता भी है कि नहीं, कि अगेन ये वो स्विमिंग वाला चैप्टर आ गया वापस? तो जो 1910 में जब ये सेलुलर जेल बनती है तो ये लोग फर्स्ट बैच ऑफ प्रिजनर्स रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, इनॉग्रेटेड। हाँ, सावरकर ब्रदर्स आते हैं वहाँ, और नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में इनके साथ वामन राव जोशी रहते हैं, वो भी वहाँ पे रहते हैं। फिर आपके अलीपुर बॉम्ब केस के बरिंद्र घोष जो अरबिंदो घोष के छोटे भाई हैं, और बारिन घोष, यस, हाँ, और उनके साथ भी जो अलीपुर बॉम्ब केस के आए रहते हैं बाकी साथी। तो जैसे हेमचंद्र दास एक रहते हैं, वो सावरकर के एक प्रोटेजे रहते हैं वहां पे, सेनापति बापट। तो उनके साथ मिलके ये बॉम्ब बनाने की कला सीखते हैं पेरिस में। तो हेमचंद्र दास भी वहीं आ जाते हैं। तो ये सब फर्स्ट बैच ऑफ प्रिजनर्स रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी यातनाएं झेली हैं। जैसे इनको दिन में 30 पाउंड कोल्हू रहता है, उसमें कोकोनट को डालते हैं और उसको ग्राइंड करना रहता है रिवॉल्व करके उसके अराउंड। तो वो बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर रहता है, और आप कह लीजिए कि उनको 30 पाउंड का टारगेट मिलता था दिन का, कि उनको 30 पाउंड तेल निकालना है कोल्हू। अच्छा जी, ओके। और कोई भी रहेगा वो 15 पाउंड 20 पाउंड में ही थक जाएगा। तो जो आखिरी के 10-15 पाउंड होते थे वो बहुत ही कष्टकारी होते थे सारे प्रिजनर्स के लिए। तो इसमें कई लोग को बुखार हो जाता था, तपती धूप में आप उसको कर रहे हो, और जिनका पेट खराब है उनको वहां पे लूज मोशंस होने लगते थे। और ये मोस्टली क्या होता था कि अगर आप टारगेट नहीं इनका अचीव कर पाते हो डेली का, तो उसकी भी आपको पनिशमेंट मिलती थी। फिर आपको और कैसे टाइप की होती थी ये पनिशमेंट्स? तो ये इसमें रहता था कि आपके टारगेट्स और बढ़ा दिए जाते थे कि आप, अच्छा, हाँ, ओके, कि आप या तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि अब आप जब तक ये हो नहीं जाएगा तब तक आप जा नहीं सकते हो। ये तो मुझे थोड़ा आजकल के कॉर्पोरेट स्टाइल लग रही है लाइफ। तो कई प्रिजनर्स इससे एकदम इसके अगेंस्ट जो है वो स्ट्राइक कर देते थे या हंगर फास्ट कर देते थे। ऐसी भी चीजें देखी गई हैं। और एक और तरह की पनिशमेंट होती थी जो सावरकर और उनके साथियों को जो है झेलनी पड़ी, जो कि थी, जिसको आप वहां पे पनिशमेंट नहीं कहोगे, एक डेली लेबर कहोगे, जो कि था रोप मेकिंग। तो उसमें क्या होता था, कोकोनट का जो छिलका होता था उसको छीलना होता था। हाँ जी। तो वो 2 पाउंड का आपको टारगेट मिलता था कि इसको आपको 2 पाउंड जो है इसका निकालना है, इसके रोप्स आपको बनानी है। तो ये करने में लोगों के लगभग 2 पाउंड हो गया 850 ग्राम के आसपास रफली। हाँ, 860 के आसपास, राइट। मतलब मेरे ख्याल से 430 रफली ग्राम्स होता है 1 किलो, जी, 1 पाउंड, राइट। तो लगभग इतना। तो आप कह रहे कि 830 ग्राम करने के लिए टाइम लगता था इतना? मतलब इतना मुश्किल होता है कि 830 ग्राम भी बहुत टाइम लगता था? वो एक पनिशमेंट की तरह होता है? जी बिल्कुल। आप रुई को अगर रखो वेइंग मशीन पे और आप रखते जाओ 100 ग्राम कितनी ज्यादा रुई रखने पे होगा। राइट। तो वैसे तो एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं हमें, राइट जी। तो मोस्टली कहते थे कि 1-1.5 पाउंड तक करने में लोगों के हाथ छिल जाते थे, खून आने लगते थे, ब्रूजेस आ जाते थे लोगों को। तो ये सारी चीजें सावरकर और उनके साथी जितने प्रिजनर्स थे उन्होंने वहां पे झेली हैं। और इसके लिए बहुत सारा उन्होंने स्ट्राइक्स भी करी कि हमको थोड़ा डिसेंसी से ट्रीट किया जाए, हमारी ये जो कोल्हू की जो पनिशमेंट है ये भी हमको ना मिले, और हमको खाना अच्छा मिले, हमको पढ़ने को किताबें भी ऑफर, मतलब हम मंगवा सकें। तो ये सारी डिमांड्स ये बीच बीच में रखते रहते थे। और फाइनली एक ऐसा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है इनके सेलुलर जेल के पीरियड में, जो रहता है क्रैडॉक इंसिडेंट। वो क्या होता है कि ये लोग एक बारी जब इनको लगता है कि इनके साथ जो है बहुत अन्याय हो रहा है, तो ये एक और स्ट्राइक करते हैं। तो और इसकी जो न्यूज़ रहती है वो बाहर आपके इंडियन प्रेस में जो है गूंज जाती है
कि ये जो प्रिजनर्स हैं इनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, और गवर्नमेंट से काफ़ी सवाल पूछे जाने लगे फिर कि अंडमान में क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा। नवंबर 1913 में फिर क्रैडॉक आते हैं अंडमान आइलैंड्स, और वो तो ये जो आप क्रैडॉक का नाम ले रहे हैं, ये है कौन, इनका इंपॉर्टेंस क्या है? तो क्रैडॉक रहते हैं होम मेंबर, जो मतलब बहुत ही ट्रस्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल रहते हैं इनके, और इनको इसलिए भेजा जाता है कि ये उसके लिए एक ऑनेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करके इनको बता सके और इवन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को गेज कर सके कि वो किस माइंडसेट के हैं। अच्छा। तो बहुत सारे रीजन से ये एक एफिशिएंट ब्रिटिश ऑफिसर थे, इनको भेजा गया वहां पे, और ये सारे पॉलिटिकल प्रिजनर से बात भी करते हैं और वहां का फीडबैक भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद वहां पे कुछ कुछ चीजें मतलब ऑफर करने की बात होती है कि प्रिजनर्स को कुछ फैसिलिटीज देनी चाहिए। तो क्या होता है कि प्रिजनर्स को लेकिन लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुल नहीं था, ये जो मीटिंग थी, क्योंकि फीडबैक अभी आया नहीं रहता, पर इनको लगता है कि हम टिके रहेंगे अपनी डिमांड पे। तो सारे प्रिजनर्स फिर से स्ट्राइक पे चले जाते हैं। 16 दिसंबर 1913 को सावरकर सारा अपना प्रिजन वर्क रिफ्यूज कर देते हैं कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं कोई कोल्लू वोल्लू ये सब नहीं चलाऊंगा, मुझे कोई रोप नहीं बनानी, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो सावरकर को वापस से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। अच्छा जी। ओके। तो दिस इज आप ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बार बार बोल रहे हैं। हाँ। तो ये नो डाउट बहुत ही मेंटली टॉर्चरिंग है जी। पर बार बार हम जो देखते थे मूवीज में या जो सुनने भी मिलता है जनरली, कोड़े मारना, इलेक्ट्रिक शॉक्स देना, ये सब बहुत कॉमन था तभी भी। तो इनको ये सब सहना नहीं पड़ा कभी? तो केनिंग के बारे में सावरकर अपनी किताब में एक बार हिंट करते हैं कि अगर ये मैं इस पे आगे आऊंगा, तो वो एक बार एक फ्लीटिंग उनका मेंशन रहता है कि वापस से हमको केनिंग वगैरह झेलनी पड़ेगी, पर उन्होंने ऐसे ऐसा अपने ऊपर केनिंग के बारे में बात नहीं की है। तो और हम किताब में बार बार देखेंगे कि वो अपनी सफरिंग को डाउन प्ले करते हैं। अच्छा, उसको इतना वजन नहीं देते हैं। जी। और कई पनिशमेंट्स ऐसी हैं जिसके वो रीजन भी नहीं बताते हैं, जो उनकी जेल हिस्ट्री टिकट में लिखी हुई है कि वो पनिश हुए हैं, और बहुत ही हार्श पनिशमेंट है, और सावरकर ये नहीं बताते कि वो क्यों उनको मिली। राइट, क्योंकि हम लोग जो मूवीज देखते हैं तो एक सीन बार बार जो टॉर्चर के टाइम याद आती है कि वो खुद जेल में बैठे हुए हैं और उन्हें आवाज आ रही है किसी की चाबुक लगने की और मार कर, और या तो वो अपने वापस जेल में आ चुके हैं और वो रोए जा रहे हैं रात भर। ये एक सुनने में बहुत मिलता है, मतलब देखने में भी बहुत मिलता है मूवीज के अंदर। तो ये मेरा बहुत एक क्यूरियस चीज था कि सावरकर तो काफी मेंटली स्ट्रांग दिख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो अपने टॉर्चर को डाउन प्ले कर रहे हैं, अपने सफरिंग को इतना वजन नहीं दे रहे। प्रॉब्ली दिस इज हाउ ही इज बिल्ट, बहुत स्ट्रांग है मेंटली। पर दूसरे लोग का क्या, उनके आजू बाजू जो लोग थे, कोई टूट रहा था, वो टूटता था तो वो कैसे बिहेव करता था, क्या ये प्रतिक्रिया क्या थी? तो इस पे बरिंद्र घोष ने बहुत ही बेहतरीन बात लिखी है, जो ये जो पेन है अंडमान के पनिशमेंट्स का, उससे क्या एक इंसान पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसको उन्होंने श्री रामचंद्र जी की सफरिंग से कंपेयर किया है। अच्छा। तो ये कहते हैं कि हमको भी अपने जो होम लैंड है उससे हमको निकाला गया, और जैसे श्री रामचंद्र जी को निकाला गया, लेकिन उनके पास एक एडवांटेज थी कि उनको खाना एटलीस्ट सीता माता बना के खिला सकती थी। हमको तो ये जो हम खाना खाते थे वो इतना सबस्टैंडर्ड था, और हमको ऐसी कोई लिबर्टी नहीं थी। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था जो हमको हमारे लिए लड़ जाए। और जो वानर सेना थी उसकी आर्मी जो जितना सपोर्टिव थी, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। वी वर ऑन आवर ओन बेसिकली। हमको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं था। और श्री रामचंद्र जी को तो एक सिंपल डेपोर्टेशन मिला था और हमको तो उसके साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी झेलना था। हमको जेल की भी ये जो क्रुएल्टीज हैं इसको झेलना था। तो अगर पनिशमेंट का ही वजन तौला जाए दोनों की तो हमारा भारी है। जी। कहते हैं कि हमारी पनिशमेंट का वजन है वो कहीं ज्यादा श्री रामचंद्र जी की पनिशमेंट से भारी है। और कहते हैं कि अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आती है तो आप सेल्यूलर जेल आके देखे और एक हफ्ते केवल कोल्लू चला ले और रोप मेकिंग कर ले। एक वीक में उसको ये समझ में आ जाएगा कि जीसस को कैसा फील हुआ होगा क्रॉस पे। अच्छा, तो अराउंड द रिलीजन्स इनका कंपैरिजन चल रहा है। जी।
तो कहते हैं क्रॉस पे जो पेन जीसस को हुआ होगा वो पेन हमको एक हफ्ते में हो गया। और कहते हैं कि 2 साल में आपके वापस से अकल दाढ़ जो होती है, विजडम टूथ जो होती है, वो फिर से आपकी जो है उगने लगेगी। अच्छा, हाँ, मतलब ये मेरे को समझा नहीं। वो ये कहते हैं कि इतना विजडम आ जाएगा आपको यहाँ रह करके कि मतलब आपकी जो विजडम टूथ उगना बंद हो गई थी वापस से 2 साल के अंदर उगने लगेगी। पर एक चीज जरूर बोलूंगा कि इवन इतने सारे स्ट्रगल्स के थ्रू जा रहे थे ये सारे प्रिजनर्स, तो इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर फिर भी इंटैक्ट थी लाइफ को। मतलब आई थिंक दैट्स व्हाई ये लोग इतने ग्रेट रहे कि आप एक कह रहे हैं कि एक नॉर्मल पर्सन जब कोई भी ऐसे स्ट्रगल सफरिंग के थ्रू जाता है, क्रूएल्टी को फेस करता है, वो टूट जाता होगा जनरली। वो गोल भी वही था पनिशमेंट का। करेक्ट। पर ये सारे लोग इतने सालों से सरवाइव कर रहे हैं और जिंदा लौटे हैं बहुत सारे लोग जी। स्पेशली सावरकर जी, जैसे आपने कहा कि डाउन प्ले कर रहे हैं, और जब बाद में हम उनको देखते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, तो वो अपनी स्पीचेस उनकी स्ट्रॉन्ग और सेन माइंड वाले की ही लगती है, कोई डिप्रेस्ड पीटीएसडी वाले पर्सन की नहीं लगती है। आप तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि इनको इनके सेंस ऑफ ह्यूमर या एक पर्पस, मेरे देश की स्वराज्य या जो भी है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, ये चीज इतना इनको ड्राइव करती थी, इनको अंदर से जिंदा रखती थी कि ये सारी ये जो चीजें हैं इनको हंसते हंसते कितने, और अपने आप पे जोक मार रहे हैं जैसे ये जी। वो उसको हंसते हंसते खेल, मतलब बस चले जा रहे हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग। ये इजी बात बिल्कुल नहीं है। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि हम पढ़ते हुए हॉरर फील कर रहे हैं, उन्होंने तो ये जिया है और सालों साल जिया है, राइट? जी। तो बरिंद्र घोष इसके बारे में अभी आगे लिखेंगे। वो कहते हैं कि लेकिन सारे जोक्स असाइड, ये जो हमको शक्ति मिली, ये इतनी यातनाएं झेलने की, ये भी हमको भगवान से ही मिली है, एक हायर कॉज से मिली, एक हायर पर्पज से मिली है। दैट्स ट्रू। और सावरकर भी किताब में अपने लिखते हैं कि जब भी ये डिप्रेसिंग टाइम्स होते थे तो इसका जो सेवियर होता था वो ह्यूमर ही होता था। हम आपस में मजाक करके, जब भी 1-2 घंटे डिनर लंच टेबल पे सब लोग मिले तो मजाक करके एक अपना कष्ट भुलाने की जो प्रक्रिया है वो परपेचुएट करते थे। तो ये बात रही, हमने जो समझ ली कि क्रेडॉक जाने के बाद में भी जो इनको भरोसा नहीं था कि क्रेडॉक के साथ अच्छी मीटिंग हुई, क्या रिजल्ट आएगा, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग गुड। करेक्ट। पर एक्चुअल में हुआ क्या? क्रेडॉक ने इनको और दबा दिया, क्रूएल्टीज कंटिन्यू होने दी, कि क्रेडॉक ने कुछ गुड न्यूज लाई इनके लिए? क्रेडॉक ने जो फीडबैक दिया ब्रिटिश को, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उसके बाद इनको किताबें ये मंगवा सकते थे और इनको खाना बनाना भी अलाउ कर दिया गया था कि खुद से खाना बना सकते थे। और जो पनिशमेंट्स थी उनका इंटेंसिटी थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया था। और इसके बाद एक और चीज होती है जो क्रेडॉक के दौरान, कि ये जितने प्रिजनर्स हैं, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये मर्सी पिटिशंस लिखते हैं उस टाइम पे। तो सावरकर भी लिखते हैं, बरिंद्र घोष भी लिखते हैं, और भी सब लोग लिखते हैं, और उनकी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है सबकी, कि वो कहते हैं कि मतलब हम रेवोल्यूशनरी पाथ फॉलो नहीं करेंगे और अब हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन पे आ चुके हैं। तो इस मर्सी पिटीशन पे भी काफी कंट्रोवर्सी होती है सावरकर के, और ये एक मतलब कह सकते हैं आपकी लैंग्वेज का इशू है कि सावरकर ने ब्रिटिश को एक बेट दी कि उन्होंने कहा कि मैं प्रोडिगल सन हूं, और मैं मुझे अपनी मतलब प्रोडिगल सन का मतलब ये होता है कि कोई बाइबल का रेफरेंस है कि कोई एक बालक था, वो अपने बाप की संपत्ति की मांग करता है उनसे, और उसको जाके खर्च के वो वापस आ जाता है। जब तो वो खर्च कर लेता है तो हाँ, वो बेहाल हो जाता है, हाँ, तो वापस अपने मतलब मजबूरी में वापस अपने बाप के पास आता है जी। और ये तो काफी टैलेंटेड पर्सन होता है, पर वो अपनी लाइफ अय्याश में खराब कर देता है। हाँ, बेसिकली ये कहानी है प्रोडिगल सन की। तो इसको प्रोडिगल सन कहते हैं। हम ये बहुत बार स्पोर्ट्स के रेफरेंसेस में देखते हैं, कभी मूवीज में देखते हैं, राइट? तो सावरकर उनको एक बेट दे रहे थे कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अच्छा। है ना, मतलब बोला भी नहीं और कह भी दिया, वो वाली बात है। तो सावरकर का एक्चुअली ये जो लैंग्वेज लिख रहे हैं, ये इसका कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन शिवाजी महाराज से
उन्होंने खुद की किताब में क्रेडिट किया है कि शिवाजी महाराज ने शिवाजी महाराज के जीवन से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि जब आप पे एनिमी भारी हो तो उस समय आप थोड़ा दुबक के रहो, थोड़ा केयरफुली आप वो पाथ वॉक करो और आप ये समझो कि आपके अभी वीरता दिखाने से आपका घाटा ही होगा। तो वो उसका एग्जाम्पल एक हमें मिलता है शिवाजी के लाइफ से, वो होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर के टाइम, जब जय सिंह आते हैं जो औरंगजेब के जो कमांडर रहते हैं उनकी आर्मी के, तो वो जब महाराष्ट्र में आते हैं तो वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं और वो फोर्ट ऑफ पुरंदर को भी कैप्चर कर लेते हैं। तो जो फोर्ट ऑफ पुरंदर जब वो कैप्चर करते हैं तो शिवाजी को लगता है बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है उनके स्टेट में, तो नाउ ही वांट्स कि औरंगजेब को जो है किसी तरह से मना लिया जाए कि अभी और जो है डैमेज ना हो। तो एक ट्रीटी शिवाजी साइन करने के लिए अग्री करते हैं, वो बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी रहती है। अच्छा। उसमें शिवाजी को 23 फोर्ट्स अपने औरंगजेब को देने होते हैं। राइट। और जो संभाजी जो डिमांड तो ये रहती है कि शिवाजी ही एक औरंगजेब के अंडर उनको सर्व करने के लिए भेजे जाएं उनके किंगडम में, लेकिन शिवाजी मना करते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो अपने बेटे के लिए राजी हो जाते हैं कि संभाजी चला जाएगा, मतलब औरंगजेब को सर्व करेगा पर्सनली। और संभाजी महाराज को 5000 मनसब प्रदान किए गए। तो शिवाजी उसी टाइम एक मर्सी लेटर भी लिखते हैं औरंगजेब को, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है और जो हमको जादूनाथ सरकार की किताब द हाउस ऑफ शिवाजी में मिलता है। ओके। जी। तो उस लेटर में वो कुछ ऐसी ही लैंग्वेज यूज करते हैं कि मैं अपने पाथ से भटक गया था और मैं आपको किसी भी कैपेसिटी में सर्व करने को तैयार हूं और मैं माफी मांगता हूं, मेरे से तो गलती हो गई, लेकिन आप इतने महान थे कि आपने मुझे माफ कर दिया और मुझे जीने की एक और किरण दी लाइफ में। मतलब ये इमेजिन कीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज। जी जी। हमने कभी सोचा नहीं होगा कि उन्होंने भी ऐसा लिखा है, तो अगर वो ये कर सकते हैं तो फिर सावरकर तो कर ही सकते हैं। जी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि मीन्स पूरे ही एथिकल हो सब कुछ, मतलब वो मोरालिटी का जो बैरियर है वो जब ऐसे एडवर्स सिचुएशन पड़ती है, हाँ। जब सर्वाइवल पे आ जाती है तो वो फिर उसको ट्रांसेंड करके वो इन सब चीजों को करने में बुरा नहीं मानते थे। तो ये कूटनीति में आता है जो हम श्री कृष्ण की भी लाइफ से हम सीख सकते हैं, जो उन्होंने अपना किंगडम जो शिफ्ट किया था द्वारका में, जिसके लिए उनको रणछोड़दास बोला गया, या कि उनको जो कुरुक्षेत्र के बैटल में जो उन्होंने टैक्टिक्स सारी अपनी डिस्प्ले करी, जिसमें सब कुछ तो आप ऐसे धार्मिक परव्यू में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो थोड़ा रॉन्ग लगेगा, हाँ, लेकिन एक जो हायर गोल है वो उससे इस्टेब्लिश हो जाता है। तो सावरकर कहते हैं इस इंसिडेंट के बारे में कि औरंगजेब जैसे को हराने के लिए शिवाजी जैसा ही बनना पड़ेगा। कि शिवाजी ही थे जो जब एनिमी जो है स्ट्रांग रहता था तो उसके सामने स्नेक चार्मर बन के बीन बजा के उसको नचाते थे, और जब खुद स्ट्रांग हो जाते थे तो शेर की तरह उसके छाती पे पंजा गड़ा के उस पे विजय प्राप्त करते थे और उसी की छाती पे एक हिंदू पदशाही बनाते थे। तो काफी ज्यादा प्रभाव दिखता है हमको शिवाजी का सावरकर की लाइफ पे। और सेम ऐसा ही लोकमान्य तिलक के साथ भी हम देखते हैं कि लोकमान्य तिलक भी मर्सी पिटीशन लिखते हैं जब वो मंडाले जेल में जाते हैं, लेकिन वो मर्सी पिटीशन इसलिए वर्क नहीं करती क्योंकि वो अपना पूरा प्लान जो वॉयज में उनके साथ बर्मा जा रहा होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिटिश का ही उसको बता देते हैं कि मैं तो अभी लीगली सारे पैतरे अपनाऊंगा यहाँ से निकलने के, लेकिन मैं जब निकलूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ब्रिटिश को जो है मैं ड्राइव आउट कर पाऊं इंडिया से। अच्छा। तो वो ये अकाउंट अपना पहले ही वो बता देते हैं, और जब वो लेफ्टिनेंट कर्नल ये बात बताता है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, तो फिर इनके सारे मर्सी पिटीशंस फॉइल हो जाते हैं, एक के बाद एक रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने 2 मर्सी पिटीशन मंडाले में लिखे थे, फिर इनको पूरा अपना जेल
टर्म सर्व करना पड़ता है 6 साल का। तो हम देख सकते हैं कि सावरकर भी शिवाजी के एक ट्रू डिसाइपल आप कह सकते हैं थे, और लोकमान्य तिलक भी उसी ट्रेडिशन से, और सावरकर भी कहीं ना कहीं तो लोकमान्य तिलक उनके मेंटर ही थे। जी, वो सावरकर उनको ओपनली अपना पॉलिटिकल मेंटर मानते थे कि तिलक की ही पॉलिटिक्स जो है हमारी विचारधारा से सबसे क्लोजेस्ट है। राइट, एब्सोल्युटली जी। सो हमने थोड़ी सी इनकी ये पॉलिटिक्स समझ ली, इससे आगे जो बार बार इन पे जो ये ब्लेम लगता है, ये हमने इसको जस्टिफाई कर दिया कि कुछ और भी है इधर? देखिए, ये तो जो मर्सी पिटीशन का जो इशू है, इसमें हम ये पाएंगे कि मर्सी पिटीशन सावरकर के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं था। सावरकर ने अपनी किताब में भी इसको मेंशन किया है, और एक और बार गणेश शंकर विद्यार्थी करके एक कांग्रेस के लीडर थे, जो कि जर्नलिस्ट भी थे, जो प्रताप न्यूज़पेपर चलाते थे कानपुर में। उन्होंने इन पे एक बार अपने आर्टिकल में लिख करके इल्जाम लगाया था कि अंडमान के जो प्रिजनर्स थे वो क्यों नहीं उन्होंने फांसी स्वीकार कर ली, वो क्यों माफी मांगने लगे, वो क्यों अंग्रेजों से प्लीड करने लगे। ये तो थोड़ा गांधी जी का लैंग्वेज लग रहा है, क्योंकि वो हिंदुओं से ऐसे ही कहते थे। मैंने जो अभी कल ही मेरा जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट मोनोलॉग, तो उसमें लास्ट में वो जरूर कहते हैं ना कि जब डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदू लोग जब पलटवार करते हैं मुस्लिम पे, तो उनका यही तो बयान होता है लगभग कि आपको अहिंसा का मार्ग चूज करके मर जाना चाहिए था, आपको पलटवार नहीं करना चाहिए था। ये थोड़ा सा सिमिलर लाइंस पे ही चला गया है कि आप अगर इतने ब्रेव हो तो फांसी क्यों नहीं ले ली, आप क्यों मर्सी पिटीशंस लिख रहे हो। तो मतलब ये तो ऐसा हो गया आजकल के कंटेक्स्ट में, जो लोग थोड़ा ज्यादा समझ पाए। वो कहते हैं ना कि मैं प्यार में मर सकता हूँ, पर फिर कोई आज कोई धुरंधर कहेगा कि मैं प्यार में मरना नहीं, जीना चाहता हूँ। सो ये आई थिंक वहां से इंस्पायर होता है कि भाई तुम जिंदा रहोगे तो प्यार कर पाओगे, तो तुम कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो आई थिंक वो सावरकर का गोल था, एग्जैक्टली नॉट कि मैं जेल में बैठा रहूं पूरे, ठीक है मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं सारी क्रुएल्टी सह रहा हूं, मैं सफर कर रहा हूं, और ये शायद आगे जाके हिस्ट्री बनेगी, बहुत इंस्पायर करेगी। बट आज के टाइम पे, जो प्रेजेंट टाइम पे इतना ग्रेट आदमी क्या कर रहा है, वो उधर जाके अपना वेस्ट कर रहा है ना टाइम, तो बाहर आके शायद कुछ ज्यादा कर सकता है वो। सो आई थिंक ये गोल रहा होगा उनका इसके पीछे जी। तो जो लोग समझ नहीं पाते। जैसे आपने गांधी जी की बात करी, तो गांधी जी तो बल्कि पिटीशन के पक्षधर थे, तो उन्होंने सावरकर को कहा था कि आप सावरकर के छोटे भाई ने उनसे पूछा था, राय ली थी कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा उनसे कहो पिटीशन लिखें, और इवन कलेक्टेड वर्क्स में हमको गांधी के मिलता है। जैसे आपने जो एक उस कॉम्प्लेक्स की बात कही कि एक विचारधारा ये भी होती है कि हम यहाँ पे अगर अपनी जो है आहुति देंगे तो उससे एक मास इंस्पिरेशन आएगा, तो सावरकर इसके बिल्कुल भी बिलीवर नहीं थे। और इवन उनका क्रिटिक भी, जब वो भगत सिंह जब हंगर फास्ट करते हैं, तो वो एक आर्टिकल लिखते हैं श्रद्धानंद में, जिसमें वो रिक्वेस्ट करते हैं भगत सिंह को कि वो अपना हंगर फास्ट छोड़ दें, क्योंकि उनके जैसा केपेबल रेवोल्यूशनरी अगर बाहर जेल के निकलेगा तो वो जो जेल में कर सकता है उससे 1000 टाइम ज्यादा वो इफेक्टिव बाहर होगा। तो भगत सिंह को अपनी जान ऐसे ही हंगर फास्ट करके व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जन का जो है, आपको जनता का आपको एक प्यार और एक आपको रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा, लेकिन हमको भगत सिंह दूसरा नहीं मिलेगा। तो भगत सिंह को उन्होंने कहा कि हंगर फास्ट अगर आप करोगे तो ये आप एक वॉर आप एक तरह से जीत नहीं रहे हो, आप हार रहे हो, क्योंकि आप केपेबल एक जो इंसान जो बाहर काम कर सकता है उसको आप कम कर रहे हो, बल्कि आपको यहां पे रह करके समय काटना है और इन्हीं का भोजन खाना है और उसी में फलना है, फूलना है, मोटा होना है, एकदम ताकतवर और शक्तिशाली होना है, जिससे कि आप जब निकले तो आप और आपके साथी वापस से भारत को आजादी की लड़ाई में जो है उसका प्रतिनिधित्व करें, एक मदद कर सकें। ओके। तो मैं जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की बात कर रहा था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जब उन पे ऐसा इल्जाम लगाते हैं तो सावरकर को वो पढ़ के बहुत क्रोध आता है, क्योंकि वो बहुत ही एंग्री रिटॉर्ट है सावरकर का श्रद्धानंद में। उसमें वो लिखते हैं कि तो इसका तो मतलब ये भी हो गया कि शिवाजी भी
कावर्ड थे। शिवाजी भी प्लीड करके उन्होंने बहुत बड़ा महापाप कर दिया, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी गणेश शंकर विद्यार्थी को पसंद नहीं आएगा। राइट। लेकिन ये हम भूल जाते हैं शिवाजी के बारे में कि उसके बाद शिवाजी ने पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा, और उन्होंने उसी कावर्ड शिवाजी ने औरंगजेब की छाती पे डैगर डाल के हिंदू पदशाही स्थापित करी। और फिर सावरकर गणेश शंकर विद्यार्थी पे ही एक डिग लेते हैं, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर एक डिफेमेशन केस लगा था, क्योंकि वो पत्रकार थे और उन्होंने सरकार के अगेंस्ट कुछ लिख दिया था। तो उसके लिए गणेश शंकर विद्यार्थी को ट्रिपल अपॉलॉजी करनी पड़ी थी। ओके। हाँ, एक बार माफी मांगने से काम नहीं चला था, तो एक बार किसी को माफी मांगी, दूसरी बार किसी को, तीसरी बार किसी को। अच्छा। तो तब जाके उनको जो है वो केस उनका स्क्वाश हुआ था, और उस पे फाइन भी उनको भरना पड़ा था। ओके। तो वो कहते हैं कि लेकिन जो ब्रेव गणेश शंकर विद्यार्थी हैं वो हम जैसे कावर्ड्स की बात कहाँ समझेंगे, क्योंकि उन्होंने तो मतलब हमने तो अपॉलॉजी करी, उन्होंने तो 3-3 बार अपॉलॉजी करी, ऐसा है। ओके। हाँ, तो उन्होंने लास्ट में ऐसा लिख के छोड़ दिया था कि फूल्स रश वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, यानी कि जहां पे समझदार लोग बोलने से हिचकते हैं, वहां जो मूर्ख लोग होते हैं वो बोल पड़ते हैं। राइट। ओके। इन बिटवीन ऑल दिस जो हमने अभी तक कवर किया, राइट फ्रॉम सावरकर जी का जो स्विमिंग वाला इंसिडेंट है, जो थोड़ा अजीब लग रहा है सुन के कि हम इतना बड़ा अचीवमेंट मानते थे उसको, पर ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो सच्चाई फिर भी वो ग्लोरियस है, फिर भी वो ग्लोरियस है, क्योंकि राइट, जो तोड़ के निकले, नो डाउट। हाँ, बात वो नहीं है, मैं समराइज कर रहा हूँ कि हमने स्विमिंग वाला इंसिडेंट डिस्कस किया, हमने उनका जो रिगरस, उन्होंने जो लाइफ जी उधर, एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो बोलते हैं, उन्होंने वो जिया है फॉर लॉट ऑफ टाइम। उसमें क्या बोलते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स, उसमें खाने के अंदर कीड़े मिलना, नॉर्मल खाना नहीं होना, एक्सट्रीम लेबरस वर्क, एवरीथिंग, हंगर स्ट्राइक, एवरीथिंग। फिर हम लोगों ने उसमें मर्सी पिटिशन भी बात कर ली, पर एक जन का बहुत नाम मुझे ऊपर आता है, वो है उलास्कर दत्त। और ये मैंने खुद पढ़ा था रिवॉल्यूशनरीज बुक में, जो संजीव सान्याल जी की बुक है, उसके अंदर ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आया था, जो बिपिन चंद्रपाल, जो हम लोग लाल बाल पाल में जो पाल है, उनका बहुत नाम हम सुनते हैं। इनकी बेटी के साथ इनकी शादी होने वाली थी, उलास्कर दत्त की जी। पर आई थिंक यही सीन हो जाता है, मेरे को एग्जैक्ट रीजन नहीं पता वो क्यों काला पानी भेजे गए थे, बट ऑब्वियसली रिलेटेड टू सम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। वो उधर जाते हैं, उनके साथ जो बाद में क्रूअल्टीज होती है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जहाँ पे उनकी, आप जैसे आपने कहा था कि स्पाइन तोड़ने के लिए जो वो करते हैं, इससे रिगरस जो पनिशमेंट्स देते हैं, वो इन पे कहीं ना कहीं काम कर गई। पर इसमें भी बहुत ब्रिलियंट एक चीज आती है कि थोड़ा सा इनने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, पर जो इनकी जिनसे शादी होना थी, बिपिन चंद्रपाल की बेटी, उनके प्यार में इनको ये हर जगह दिखती थी, और उस वजह से वो अपना ये जो पूरा काला पानी का जो ये समय था, ये वो उसको गुजार पाए। ये भी एक बहुत ब्रिलियंट स्टोरी है अपने आप में, क्योंकि वो बाद में आई थिंक पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जिंदा रहते हैं, और ही हैज लिव्ड दैट लाइफ। वो शायद इतना ग्लोरियस लाइफ नहीं जी पाते उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली मानसिक संतुलन खो दिए थे। पर ये एक अपने आप में एक दूसरी स्टोरी है अपने आप में। जी। आई डोंट नो हाउ टू लुक एट इट, इट्स इंस्पायरिंग बट इट्स लिटिल डिफरेंट। थोड़ा सा लव स्टोरी वाला चीज भी है, बट हाउ दैट एनर्जी और दैट इमोशन इज सो पावरफुल कि आपको ये रिगरस पनिशमेंट्स के थ्रू जाने मिलता है आपको उसके थ्रू। तो इट्स जस्ट ब्रिलियंट, क्योंकि मुझे बस याद आया, सो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये शेयर करूं। तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि मुझे लगता है ये जो इन सारे रेवोल्यूशनरीज की कहानी है जो अंडमान में इन्होंने सफ़र किया है, इसको हम देखें तो हमको लगता है ये एक मूवी चल रही, जैसे कोई शॉशैंक रिडेम्पशन हो। राइट। अगर आपने शॉशैंक रिडेम्पशन देखी तो बहुत पैरेलल्स आपको दिखेंगे कि सावरकर अभी जो रणदीप हुड्डा की मूवी थी, उसमें वो सीन काफी उन्होंने ऐसे ही डिपिक्ट किए, मुझे ऐसा फील आया
जब जी। आपने शॉशैंक रिडेम्पशन की बात की तो अब मुझे अब थोड़ा सा सिमिलैरिटीज और पैरेलल्स दिख रहे हैं उसमें। जैसे कि सावरकर किताबें जुटा जुटा के एक लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, प्रिजनर्स को पढ़ाते हैं, वो ह्यूमर का जो यूज है, या जो भगवान को प्रे करना, वो जो है एक हायर होप की तलाश, एक उसी में जीवन अपना बिता देना। जैसे कि उलास्कर दत्त का जो आप एग्जाम्पल ले रहे हो कि उनका लव एक मोटिवेटर था, वैसे ही शॉशैंक रिडेम्पशन में आपको अलग अलग कैरेक्टर्स दिखेंगे जिनका अलग अलग मोटिवेशन है। कई तो निकलना भी नहीं चाहते हैं, उनको वहीं पे अच्छा लगने लगा है। और लेकिन आपको एक और मैं पैरेलल देता हूं, विक्टर फ्रैंकल की किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग। उसमें वो होलोकॉस्ट में जो चेम्बर में जो लोगों का लाइफ रहता है, वो कैसे कुछ लोग मर जाते हैं, मैक्सिमम लोग मर जाते हैं, और जो जीवित रहते हैं उनके बारे में वो स्टडी है। तो उसमें वो कहते हैं कि मीनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान के सर्वाइवल के लिए। तो मीनिंग एज इन पर्पस ऑफ लाइफ, या एग्जैक्टली। ओके। तो जिसके पास एक घर था, जिसके पास कुछ लुकअप टू करने को था वहां से निकल करके, तो वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि वो जीवित रहे। और जिनके पास कुछ भी नहीं था, जो होप खो दिए थे, वो सारे मोस्टली पेरिश कर गए वहां पे। और जो ह्यूमरस थे वो भी उस राह को जो है थोड़ा इजीली बिता ले गए, और उनमें से कई जीवित निकल आए, क्योंकि ह्यूमर एक उनके लिए टूल था सर्वाइवल का। तो आपने उलास्कर दत्त की बात कही, तो मैं उनके बारे में आपको कुछ और फैक्ट्स बताऊंगा। कि जैसे अलीपुर बॉम्ब केस होता है, तो बरिंद्र घोष जब आते हैं तो उन्हीं के साथ उलास्कर दत्त भी आते हैं। दोनों को इनिशियली डेथ सेंटेंस मिला होता है सेशंस कोर्ट से, अलीपुर सेशंस कोर्ट से। तो ये बरिंद्र घोष के तो फंडे क्लियर थे, उनको था कि मैं अपना अपील करूंगा हाई कोर्ट में कि मेरा ये डेथ सेंटेंस सही नहीं है ना, मैं और ट्रायल इस पे चाहता हूं, इसको सेंटेंस को, मतलब डेथ सेंटेंस से कुछ लोअर पनिशमेंट में इसको रखा जाए, दिस इज टू हार्श। लेकिन उलास्कर दत्त बहुत आदर्शवादी थे, उनका ये था कि मुझे चलेगा, गैलोस पे जाना चलेगा। ओके। हाँ, तो जैसे जो भगत सिंह का भी जो हम एक आइडिया देखते हैं कि गैलोज इज मतलब वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा सबके लिए, और हम नहीं झुकेंगे बेसिकली और अथॉरिटीज के सामने। राइट। तो एक पोल है बरिंद्र घोष, एक पोल है उलास्कर दत्त। तो बरिंद्र घोष सावरकर दोनों का ऑलमोस्ट सेम आइडिया, और उलास्कर दत्त और भगत सिंह दोनों का सेम आइडिया। एक्चुअली आपने जब बरिंद्र घोष और सावरकर जी की बात कही, आप देखेंगे कि एक महाराष्ट्र में है, एक कोलकाता में है। कोलकाता में उन्होंने अनुशीलन समिति के जो सीक्रेट अखाड़े का एस्टैब्लिश किया नेटवर्क, वो एक अपने आप में ब्रिलियंट पार्ट है कोलकाता के रिवॉल्यूशनरीज की, स्पेशली ईस्ट बंगाल जो आज बांग्लादेश है। प्लस हमने महाराष्ट्र अपने आप में एक अलग स्टोरी है रिवॉल्यूशनरीज की, उसमें सावरकर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल है आफ्टर तिलक। तिलक जी स्वराज्य चाहते थे, पर वो कभी वायलेंस का मीन खुद नहीं यूज किए, वो पॉलिटिकली करते थे। बट सावरकर फर्स्ट थे जो थोड़े से वायलेंस के तरफ भी उनका झुकाव था, और उन्होंने फिर अभिनव भारत स्टूडेंट्स के अंदर इन्फ्लुएंस करना, जो बहुत पैरेलल है इन दोनों का। इनफैक्ट बरिंदर घोष जो श्री औरोबिंदो जो अब पहले औरोबिंदो घोष थे, उनके छोटे भाई है। करेक्ट। इन्होंने एक्चुअली ये अनुशीलन समिति का एग्जाम्पल एक सेट किया था, फर्स्ट उन्होंने एस्टैब्लिश किया, पर बरिंदर घोष उनसे कई ज्यादा आगे थे, एग्रेसिव थे, वो निकल पड़े बस इस चीज में। एंड इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ these two people came together around the same time. मतलब it's just amazing. हम जैसे कभी कभी कहते हैं वर्ल्ड इज अ स्मॉल प्लेस, बस ये थोड़ा रॉन्ग कंटेक्स्ट है, पर कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी जरूर है। जी, इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों अपनी किताब में एक दूसरे का नाम लेने से बचते हैं। अच्छा। दोनों ने ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, सावरकर ने भी। ये क्यों है? होता क्या है कि 1915 के बाद 1915 में बरिंद्र घोष जो रहते हैं वो सेल्यूलर जेल एस्केप कर जाते हैं। अच्छा।
मतलब हाँ, और बहुत ही मुश्किल काम होता है सेल्यूलर जेल एस्केप करना, लेकिन वो कर लेते हैं। और जो आपकी गदर कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें रास बिहारी बोस, सचिन नाथ सान्याल, ये सबका इन्वॉल्वमेंट था, तो उसका जो कैलकट्टा साइड का जो विंग था पूरा, उसका जो बागडोर संभाल रहे थे वो थे जतिंद्र नाथ मुखर्जी, बाघा जतिन। तो उनको इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो जब बाघा जतिन पकड़े गए उसके कुछ दिन बाद ये भी वापस पकड़ के लाए गए सेल्यूलर जेल में। अच्छा, ऐसा था। जी। तो लेकिन जब ये वापस आए तो ऑलरेडी एक और बैच ऑफ कॉन्विक्ट्स आ चुका था, जो कि था आपके बारीसाल कॉन्स्पिरेसी केस से, और गदर वाले जो जितने सारे आए थे वो। तो उसमें सचिन नाथ सान्याल आ चुके थे वहां पे, बरिंद्र घोष थे वहां पे, लेकिन बरिंद्र घोष आपका पुराना बैच ऑफ प्रिजनर्स हो गया। जो नए बैच हैं उसमें आपके पृथ्वी सिंह आजाद आए थे, और एक दो और रेवोल्यूशनरी जो गदर मूवमेंट में फेमस थे, प्रोमिनेंट थे, वो आए थे। तो उस टाइम क्या होता है कि जो पुराने प्रिजनर्स हैं उनको तो काफी कंसेशन मिल चुका है जेल में। अच्छा, है ना, वो तो अब थोड़ा रिलेटिव कंफर्ट में है कंपेयर टू द न्यू प्रिजनर्स। अब न्यू प्रिजनर्स को वो चीजें नहीं मिल रही हैं, तो अब वो स्ट्राइक करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये डिफॉल्ट नहीं दिया गया न्यू प्रिजनर्स को। मुझे लगा जब पुराने प्रिजनर्स ने अचीव कर लिया तो यही अभी एक लाइफस्टाइल होगी सबके लिए। ये नहीं था। नहीं, जैसे कुछ प्रिजनर्स ने मतलब जैसे पनिशमेंट तो रिड्यूस कर ली, लेकिन काम तो है ही है वहां पे, तो बाकी लोग को पनिशमेंट मिल रही है। और बाकी लोग इनफैक्ट जो ओल्ड प्रिजनर्स हैं वो अकस्टम्ड भी हैं काफी जो जेल एनवायरनमेंट से, उनको पता है कि खाना ऐसा ही है जैसा भी। तो लेकिन जो खुद से कुक करते थे तो वो इनको नहीं मिला था वो फैसिलिटीज नए प्रिजनर्स को। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी, इनको खाने से इशू था, और जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा था इनका उससे इशू था। इमीडिएट कॉज बहुत एक था कि एक छतर सिंह रहता है, उसको केनिंग कर दी जाती है। फिर एक पंडित राम रखा रहता है, पंजाबी ब्राह्मण, उसको जो है उसका जनेऊ उतरवाने का कहते हैं। तो ये सारे इश्यूज रहते हैं। तो पंडित राम रखा बाय द वे वो डिजीज उनको हो जाती है उसी टाइम पे, मतलब उनको ऐसे इनह्यूमन कंडीशंस में रखा जाता है कि वो फिर वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। और तो क्या होता है कि जब एक और स्ट्राइक ये लोग करते हैं जिसमें लीड लेते हैं एक 60 साल के सरदार रहते हैं, वो सरदार सोहन सिंह आई गेस, और सिंह बकना नहीं, ये तो आई थिंक तो यंग थे मेरे ख्याल से काफी। हाँ, तो दूसरे पृथ्वी सिंह आजाद भी गदर पार्टी के अपने। तो क्या होता है कि इस स्ट्राइक में सबके अलग अलग वो हो गए थे, स्टांसेस हो गए थे। जो न्यू प्रिजनर्स थे वो तो सारे स्ट्राइक का साथ दे रहे थे। जो ओल्ड लॉट था उनमें से कोई भी साथ आने को तैयार नहीं था, क्योंकि इनको कंसेशंस मिल चुके थे, और अगर इस स्ट्राइक में पार्ट लेते तो इनके सारे कंसेशंस ले लिए जाते इनसे। तो सावरकर का इसमें स्टैंड ये रहता है कि उन्होंने बहुत सोचा इस बारे में, पर उन्होंने कहा अगर मैं घुस गया तो फिर ये किसी भी एक्सट्रीम तक जाएगा तो मुझे करना पड़ेगा, हंगर फास्ट वगैरह। और उनकी हेल्थ बिल्कुल भी उनका साथ नहीं दे रही थी तब। उनको कुछ भी खाना पचता नहीं था, उनको हमेशा फीवर रहने लगा, रात आते तो उनको फीवर हो ही जाता था। और तो इन सब के चलते उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इसमें पार्ट नहीं ले सकता हूं, इतनी बड़ी मैं जान की अपनी कुर्बानी इस चीज के लिए मैं नहीं दूंगा। क्योंकि इसके बाद अगर मैं इस स्ट्राइक में पार्ट नहीं लेता हूं तो मुझे पेटिशन करने भी दिया जाएगा, मेरे लेटर्स भी जो मैं ब्रदर से एक्सचेंज कर रहा हूं वो भी कर सकूंगा। और सावरकर 1914 के पेटिशन में और 1917 के पेटिशन में, इन दोनों में वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिलीज की बात कर चुके थे। और अपने छोटे भाई को वो लेटर लिखते हैं कि तुम अब जो है जैसे ही वर्ल्ड वॉर ये खत्म होता है तुम जो है कैंपेन करना चालू कर दो कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इनको रिहा किया जाए, उसके केस को जो है पुट फॉरवर्ड करो अब तुम हर जगह, जिससे कि काउंसिल्स में बात हो, जो असेंबलीज हैं उनमें बात हो, लोगों के बीच में बात हो, एक कंसेंसस बने। तो सावरकर ये डिसाइड करते हैं कि रहने दो, मैं इसको ज्वाइन नहीं करता हूं, मैं पूरा सपोर्ट करता हूं इनकी डिमांड्स का कि इनको ये सब मिलना चाहिए। तो स्ट्राइक का तो सपोर्ट करते हैं, बट उनका एक ग्रैंड स्ट्राइक खुद नहीं करता। हाँ, लेकिन बरिंद्र घोष, हेमचंद्र दास और एक उपेंद्र नाथ मुखर्जी, ये जो गैंग बंगाल की रहती है ओल्ड प्रिजनर्स की, ये इनका मजाक उड़ाते हैं।
ये जो न्यू प्रिजनर्स का कि तुम लोग मूर्ख हो, तुमको पता नहीं है, ऐसे रहोगे तो कभी भी नहीं छूट पाओगे, हमेशा यहीं रह जाओगे तुम, कोई मतलब तुम नजर में आ जाओगे इनके और कभी भी तुम हम तो निकल जाएंगे यहाँ से, तुम नहीं निकल पाओगे, ऐसा करके टॉन्ट करते थे। तो ये इससे भी बहुत ज्यादा न्यू बैच ऑफ प्रिजनर्स एंग्री रहता था। और डेफिनेटली आई गेस ये एटीट्यूड उन्होंने 5 साल इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया, बरिंद घोष के जो ग्रुप था, कि वो इन्फॉर्मेंट्स ऑलमोस्ट बन गए जेल अथॉरिटीज के, कि चलो कुछ राज की बात होगी तो भी इनको हम बता देंगे जिससे कि हम छूट जाएं। तो वो 5 साल का जो कंडक्ट है वो बहुत ही डाइवर्जेंट हो जाता है। तो आई गेस बहुत सारे लोगों को बरिंद्र घोष की जो ग्रुप है उसका कंडक्ट अच्छा नहीं लगा। परंतु मैं ये भी बता दूं कि जैसे ही बरिंद्र घोष छूटते हैं जेल से, वापस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में आते हैं, और वो रिटर्निंग वॉयज में सचिन नाथ सान्याल उनके साथ होते हैं, उनको कहते हैं कि मैं मानता हूं जलियांवाला बाग के बाद की बात है ये। हाँ, 1920 जो जनरल एमनेस्टी होती है जिसमें सारे प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात होती है। तो सचिन नाथ सान्याल से वो एडमिट करते हैं कि मैं वीक रह गया वहां पे, और वो निकलते हैं, वापस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में आते हैं, और ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल में आई गेस एडमिट कर आ जाता है ये बात कि उसको छोड़ के हमने गलती कर दी। अच्छा, बरिंद्र घोष को छोड़ के हमने गलती कर दी, क्योंकि उसका कंडक्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ भी लेसन लिया है अपने जेल के टेन्योर से। और बरिंद्र घोष को इन्होंने सीआईडी उनके पीछे लगा दी थी, तो वो बड़ा परेशान रहते। तो 6 महीने तक वो लेटर लिख रहे हैं कि मेरे पीछे सीआईडी क्यों लगाई है, जब मैं आपसे किसी टर्म्स पे निकला हूं कि मैं ऐसी चीजें नहीं करूंगा और मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्म कर रहा हूं। तो बरिंद्र घोष बेसिकली डबल गेम खेल रहे थे, उनको ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता। जी जी, ओके। तो यहाँ तक हमने काफी हद तक सावरकर जी, लगभग उनके आसपास वही एरा में जो और फेमस रिवॉल्यूशनरीज, फेमस जिसने उनके बारे में पढ़ा है वो एक्चुअल में इतने फेमस नहीं है जितने सावरकर जी है। तो मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ पे रोक देना चाहिए हमारा कन्वर्सेशन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तब मैं जानना चाहूंगा कि जो एक कहते हैं कि सावरकर काफी इनइफेक्टिव हो गए थे आफ्टर ही रिटर्न बैक फ्रॉम काला पानी। वो शायद थके हारे हो सकते हैं, या वो थोड़े से क्या बोलते हैं, वो जैसे आपने कहा मर्सी पिटीशन में मैं आपका सेवक हूँ या जो भी है, मैं वैसा वाला कोई एटीट्यूड आ गया हो। क्योंकि बहुत लोग वो स्टोरी स्पिन करने की कोशिश करते हैं। जी जी, ये कितना सच है कितना नहीं है ये नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए हम अभी इसको यहाँ पे ही रखते हैं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ रखते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अप्रतिम भैया। और आपको अगर इनके बारे में कुछ बता दूं तो ये सावरकर के बारे में काफी डेप्थ में एक्सपर्ट है। ये 3 पार्ट की एक बुक लिख रहे हैं, ही इज इन दी प्रोसेस ऑफ इट। एक बहुत फेमस बुक है उनकी, ये इंग्लिश ट्रांसलेटर है। आई एम नॉट अलाउड टू से द नेम येट, बाद में जब रिलीज होगी तब डेफिनेटली जी। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेट्स सी क्या होता है। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस।